समूह बन जाता है तो सरकार देखता है कि ये लोग काम अच्छे से कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो आप सभी को बैठने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, कैलकुलेटर वगैरह खरीदने के लिए 2500 रुपए की राशि दी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्टअप। समझ में आ गया? उसके बाद से जब आप सभी बैठक करते हैं, कार्य करते हैं, अच्छे से मीटिंग पे परस्पर छोटी छोटी बचत करते हैं, पंचसूत्र का पालन करते हैं, उसके बाद आप सभी के स्वयं सहायता समूह में आरएफ की धनराशि दी जाती है। आरएफ कितना मिलता है? 15,000, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, कितना दिया जाता है? 15,000 रुपया। किस लिए दी जाती है 15,000 रुपये राशि? हाँ, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। जब सरकार यह देखता है कि ये लोग कार्य अच्छे से कर रहे हैं, इनकी सोच है और इनकी थोड़ी सी पूंजी को अगर और बढ़ा दिया जाए, जैसे छोटी छोटी 10-10 रुपया 20-20 रुपया बचत कर रही हैं, 5,000 10,000 आपके पास जुड़ गया है, तो सरकार अगर आप सभी इच्छुक हैं और सरकार देखता है कि इनके स्वयं सहायता समूह में 15,000 रुपये और दे दिया जाए, थोड़ी राशि और बढ़ा दिया जाए, तो अपने कार्य को ये लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। तो कितना रुपया दिया जाता है? 15,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद से सीआईएफ की धनराशि दी जाती है। सीआईएफ, सामुदायिक निवेश निधि। सीआईएफ को क्या कहते हैं? कितना मिलता है? 1,10,000। 1,10,000 क्या दिया था? किस लिए? हाँ, यह भी किसी न किसी रोजगार को, किसी न किसी आजीविका गतिविधि को करने के लिए ही दिया जाता है। यह भी 1,10,000 इसलिए नहीं दिया जाता है कि 10-10,000 रुपया बांट लीजिए। समझ में आ गया? तो अभी आप सभी को कौन कौन से फंड बताए गए? सबसे पहले जब आप सभी स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाएंगी तो आप सभी को स्टार्टअप की धनराशि दी जाती है 2,500 रुपये। किस लिए दी जाती है? हाँ, ये दरी, चटाई, पेन, रजिस्टर वगैरह खरीदने के लिए। फिर उसके बाद से आरएफ की धनराशि दी जाती है जो 15,000 रुपए की होती है। उसके बाद से क्या दी जाती है? सीआईएफ 1,10,000। उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से अगर धन की जरूरत होती है तब कहां से आता है? सीसीएल। बिल्कुल सही बात है, एक बार इनके लिए ताली बजाइए सभी लोग। जब आप सभी का कार्य चलता रहता है तो बैंक से ऋण सीसीएल के रूप में आप सभी के स्वयं सहायता समूह को क्या दिलाया जाता है? बैंक से ऋण दिलाया जाता है। समझ में आ गया? वो ऋण किसे मिलता है? कौन से स्वयं सहायता समूह को मिलता है? हाँ, जो स्वयं सहायता समूह पंचसूत्र का पालन करता है। जैसे अगर यहाँ 30 बैठे हैं तो अगर आप सभी की ग्रेडिंग करनी हो तो आपके साहब अच्छे से ग्रेडिंग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कितने लोग ए ग्रेड वाले हैं, कितने बी ग्रेड है, कितने सी ग्रेड में? तो जो स्वयं सहायता समूह अच्छा कार्य करता है, जो स्वयं सहायता समूह आरएफ सीआईएफ की धनराशि का अच्छे से इस्तेमाल करता है, जिनके पास कोई विजन है, कोई आजीविका गतिविधि है, उनका रजिस्टर मेंटेन है, समय से वह ऋण वापसी करते हैं, नियमित बैठक करते हैं, लेखा जोखा सही से करते हैं, उन स्वयं सहायता समूह को सीसीएल की धनराशि दी जाती है बैंक के द्वारा। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में जाएं और कहें कि हमारा सीसीएल कर दीजिए और वो कर देते हैं। बैंक में और भी तमाम सारे कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं? चरणबद्ध तरीके से अगर आप उनके नियम कायदे में है, पंचसूत्र का पालन कर रही हैं, तो आप सभी को सीसीएल की लिमिट क्या करी जाती है? जारी कर दी जाती है। मतलब एक प्रकार से ऋण दिलाया जाता है। ठीक है, अब आप सभी में से कितने लोगों को यह पता है कि ऋण सरकार दे रही है तो लेगी भी कि खाली ऐसे ही दे दी? आप सभी को सरकार ऋण लेता है कि नहीं लेता है? तो इसमें स्टार्टअप, आरएफ, सीआईएफ और सीसीएल के बारे में बताया गया है। अगर राशि आप लोग चुकाते हैं तो आप लोग स्वयं सहायता समूह में ही चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं? सीसीएल का ऋण भरते हैं कि नहीं भरते हैं? सरकार अगर आप सभी को 15,000 रुपया दे दिया, स्टार्टअप के लिए 2,500 रुपया दे दिया, रिवॉल्विंग फंड 15,000 दे दिया, तो उसके बाद से कुछ काम भी देखता है। ऐसा नहीं कि हमने 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे दिया और आप सभी बांट लीजिए और उसको वापस मत करिए। तो वापस आप कैसे कर पाएंगे? वो आप सभी वापस कैसे कर पाएंगे बताइए? नहीं, किस प्रकार से कर पाएंगे? मेरे कहने का मतलब, हाँ, जब कोई ना कोई कार्य करेंगी तब आप उस पैसे को आसानी से वापस कर सकती हैं। जब सरकार ने आपका सहयोग कर दिया, आपको बैठने के लिए जगह दे दिया, सीआईएफ की राशि दे दी, आरएफ की राशि दे दी, तो फिर सरकार के पैसे को वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? वापस करना होता है। समझ में आ गया?
और वो वापस आप कैसे कर सकती हैं? हाँ, जब आपकी नीयत सही रहेगी, आपकी रवैया सही रहेगा, आप कार्य को करेंगे, आप कार्य को करेंगे तो आपको लाभ होगा, तो पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं, जो लिए हैं वो दे देंगे। और जब लिए नहीं रहेंगे तब क्या हो पाएगा? तब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो कभी भी आप सभी देखे होंगे कि स्वयं सहायता समूह में, ग्राम संगठन में, सीएलएफ में पैसा ऋण किस नाम पे दिया जाता है? किसी न किसी प्रकार की आजीविका गतिविधि के आधार पर ही दी जाती है। इन सभी के अतिरिक्त अगर किसी के पास बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? किसी दीदी के पास कोई बहुत बढ़िया कारोबार के बारे में जानकारी है, बहुत बढ़िया कारोबार वो स्वयं सहायता समूह करना चाहता है, वो दीदियां बहुत सारे कोई अच्छा कारोबार करना चाहती हैं, जिसके पास एक पूरा अच्छा प्लान है। प्लान मतलब क्या होता है? प्लान मतलब क्या होता है? योजना बनाना। जैसे आप सभी यहाँ पर आए होंगे तो इसके लिए प्लान कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? घर पे जो कार्य करना होगा कार्य करके आए होंगे, फिर 2-4-5 घंटा के लिए, 10 घंटा के लिए समय निकाल के आए होंगे, और आगे का भी प्लान बनाए होंगे, कै बजे हम निकलेंगे कि समय से अपने घर पे पहुंच जाएंगे। प्लानिंग है कि नहीं है? तो किसी भी व्यवसाय को, किसी भी रोजगार को शुरू करने से पहले प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है कि नहीं होती है? तो प्लानिंग में क्या किया जाता है बताइए? प्लान क्या करेंगे किसी भी रोजगार को? हाँ, जैसे हम एक प्लान बना देंगे कि आज हम ये कार्य को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे, तो पैसा निकाल करके करेंगे। किसी भी रोजगार को, किसी भी आजीविका गतिविधि को शुरू करने से पहले, चाहे वह कृषि आधारित हो, गैर कृषि आधारित, मतलब सीधे शब्दों में समझिए, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसमें जो लागत लगनी है उसके बारे में विचार करना है कि नहीं करना है? लागत में एक एक चीजें नोट करनी है। जैसे अगर आप कृषि कर रही हैं तो कृषि में आपके तमाम प्रकार के पैसे लग सकते हैं। खेत के लिए भी आपको, अगर आपके पास नहीं है तो खेत भी आपको लेना पड़ सकता है। बीज लगेगा नहीं लगेगा? खाद लगेगा, कीटनाशक लगेगा, पानी लगेगा, मजदूरे लगेंगे नहीं लगेंगे? तो अगर सारे पैसों को आप नोट न करें तो अंत में आपका शुद्ध लाभ पता चल पाएगा? जैसे अगर किसी का 60,000 का गन्ना हुआ, ठीक है, 60,000 का गन्ना हुआ तो 60,000 उसका शुद्ध लाभ है? नहीं, वो अगर उसने जितना अपने लागत लगाया है, जितना पूंजी लगाया है, उसमें से उतना माइनस करेंगे तभी तो शुद्ध लाभ पता चलेगा। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप सभी प्लानिंग करेंगे, एक एक चीजों को लिखेंगे, नोट करेंगे, और प्लानिंग करते समय सिर्फ और सिर्फ लागत पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, लाभ के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि प्लान आप पहले कर रही हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस योजना में, इस व्यवसाय से हमें कितना लाभ होगा। और सिर्फ लाभ और लागत की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, इसके अतिरिक्त एक और चर्चा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बताइए? हाँ, वो तो समझ में आ गया कि कार्य को ध्यान देना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि किसी भी व्यवसाय को, किसी भी आजीविका को आप शुरू कर रही हैं तो आपको लागत पता होना चाहिए, कितना रुपया लगेगा, संसाधन पता होना चाहिए कि इसके लिए मशीन की जरूरत पड़ सकती है, जगह की जरूरत पड़ सकती है, कौशल की जरूरत, प्रशिक्षण को जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है, और आपको लाभ भी पता होना चाहिए। जैसे आप सभी यहाँ पर आए हैं तो आप सभी को अपना कुछ ना कुछ लाभ पता है ना, कि हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, है कि नहीं है? तो उस आजीविका संबंधित लाभ के बारे में होना चाहिए। लाभ के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। क्या है बताइए? जोखिम के बारे में पता है क्या होता है? रिस्क। जैसे अगर आप पशुपालन कर रही हैं, गाय पाली है, भैंस पाली है, बकरी पाली है, मुर्गा पाली है, तो उस खाली आपको पैसे मिलेगा, कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर आपका गाय है, आपने स्वयं सहायता समूह से पैसा लेकर के गाय खरीदा है, भैंस खरीदा है, मुर्गा खरीदा है, तो आपका वो पशु मर भी सकता है, उस पशु को बीमारी भी हो सकती है। तो जोखिम है कि नहीं है? जैसे आप फसल उगा रही हैं, ठीक है, सब्जियां उगा रही हैं, अनाज उगा रही हैं, तो आपका फसल एक ही नंबर तैयार होगा, कुछ रिस्क भी है, बाढ़ भी आ सकता है, सूखा भी पड़ सकता है, ओले भी पड़ सकते हैं, जल भी सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो रिस्क के बारे, या फिर आप कोई व्यवसाय कर रही हैं, कोई दुकान कर रही हैं, तो हो सके आपका दुकान बहुत बढ़िया चले, हो सके आपका दुकान बहुत बढ़िया चले, हो सके आपका भी दुकान न चले, बाजार के बारे में आपको पता न हो, तो वहां पर आपका आजीविका चौपट हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
तो किसी भी आजीविका के बारे में प्लानिंग करते समय लागत, लाभ, शुद्ध लाभ और उसके साथ साथ जोखिम के बारे में भी चर्चा अवश्य करनी चाहिए। और जब जोखिम के बारे में आप सभी चर्चा करेंगी तो जोखिम से निकलने के बारे में भी चर्चा करी जाती है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे अगर आप पशुपालन कर रही हैं, पशुपालन संबंधित कार्य कर रही हैं, पशुपालन कोई समय उसकी दीदी करी है, तो आप क्या करेंगे? पशु लोन कराएंगे। अभी आगे जैसे जैसे हम बताएंगे तो पशु लोन कराने का भी दायित्व तो आप सभी का है। पशु लोन में पशु बीमा के बारे में बताया जाएगा कि पशु बीमा आप कैसे कराएंगे, उससे क्या फायदा होगा। मतलब उस पशु को अगर किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो उसकी 100% रिस्क कवर कौन करेगा? वह बीमा कंपनी। कब करेगी? जब आप बीमा करा ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि बीमा नहीं कराई और चले जाए कि बीमा का लाभ चाहिए। हाँ, उस पशु को नुकसान होने के बाद से या फिर उस पशु को मृत्यु हो जाने के बाद से उसको दफनाया नहीं जाता है। 36 घंटे के अंदर में उस बीमा कंपनी को सूचना देनी चाहिए। जैसे कृषि के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, कृषि के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां भी जोखिम की चर्चा करी जाएगी। समझ में आया? वहां जोखिम की अगर आप चर्चा कर रही हैं तो वहां जोखिम से निकलने के लिए क्या करना होगा? फसलों का बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कराना पड़ेगा। इसके बारे में भी बताया जाएगा। यह भी कार्य आप सभी का है। कृषि आजीविका सखी का यह भी दायित्व है। फसल बीमा में क्या होता है कि अगर आपने अपने फसल का बीमा कराया है, रबी के फसल का, खरीफ के फसल का, चाहे बागवानी का, अगर आपने उस फसल का बीमा कराया है और बीमा कराने के बाद से बीमा अगर आपने करा लिया है और आपके फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो 100% रिस्क किसका रहता है? उस बीमा कंपनी की रहती है। अभी आगे बताई जाएगी कि आप बीमा कहाँ कराएंगी, कितने दिन पहले कराएंगी, बीमा की धनराशि का भुगतान कैसे होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था अभी के लिए कि आप सभी किसी के लिए भी आजीविका प्लानिंग कर रही हैं, अपने लिए ही कर रही हैं, कोई ना कोई कार्य कर रही हैं, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। लाभ के बारे में चर्चा हो रही है तो हानि के बारे में, जोखिम के बारे में भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। कौन सा ऐसा काम है जिसमें रिस्क नहीं है कि नहीं है? क्या जो दुकान चला रहा है, कोई भी दुकान चलता है उसमें रिस्क नहीं है? उनका दुकान चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। पशुपालन कर रही है उसमें भी रिस्क है कि नहीं है? तो उस रिस्क के निकलने का, उस जोखिम से निकलने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो आप सभी को अभी तक हमने जितना बताया है कि समूह के संगठनात्मक ढांचा के बारे में, फिर स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले फंड के बारे में, फिर आजीविका के बारे में, इस संबंध में अगर आप सभी का कोई प्रश्न हो तो आप सभी पूछ सकते हैं।